एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आज स्टार्ट करने वाली हूं चैप्टर सेकंड को। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग था। उसमें हमने दो पार्ट बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के रूप में मैंने उसमें दो पार्ट बनाए थे। वो दोनों ही पार्ट आप ज़रूर देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना ताकि आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। आज यहाँ पर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ये जो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे अकाउंटिंग करेंगे तो इन टर्म्स को आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। क्या होती हैं ये टर्म, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म देख लेते हैं। पहली टर्म होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने पार्ट 1 से, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का तो मैंने वहाँ पर ही बता दिया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, कोई भी बिजनेस है, सपोज हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारा शर्ट्स बनाने का बिजनेस है, ठीक है ना। इस बिजनेस में को जब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ना, इस बिजनेस को जब मैं स्टार्ट करती हूँ तब मैं क्या करती हूँ ना, बहुत सारा पैसा लगाती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस बिज़नेस के लिए खरीदती हूँ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। मतलब क्या करती हूँ, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करती हूँ। जैसे मैं किसी को सैलरी देती हूँ, जैसे मैं रॉ मटेरियल परचेज करती हूँ, जैसे मैं बिजनेस में कैपिटल लगाती हूँ, मतलब पैसा लगाती हूँ बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैं कई तरह का खर्चा करती हूँ, कई तरीके से पैसा मेरे पास आता है, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो मेरे पास पैसा भी आता है। तो ये जब मैं सारी चीज़ें करती हूँ तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है ना। तो इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं जब पैसों का कोई लेन देन हो, क्योंकि देखो पूरी अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जब पैसों से कोई रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो होता है ये ड्यूअल एस्पेक्ट या टू साइड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। पहला होता है रिसीविंग, जिसे डेबिट कहा जाता है, और दूसरा होता है गिविंग, जिसे क्रेडिट कहा जाता है। हमेशा जो रिसीविंग होता है उसे डेबिट लिखते हैं, डेबिट पूरा नहीं लिखते हैं, DEBIT लिखते हैं, मतलब डेबिट, एंड CREDIT मतलब क्रेडिट, CR डॉट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर द पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ की जब हम एंट्री करते हैं, जैसे मैंने कुछ सैलरी पेड करी, कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, कुछ टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिए, तो हमेशा मुझे उसके पीछे अकाउंट लिखना होता है, ठीक है। अकेले नहीं लिखती मैं कि सेल, ठीक है, मुझे सेल अकाउंट लिखना होता है। और जो ये अकाउंट होता है ना, ये पूरा नहीं लिखा जाता, A/C करके लिखा जाता है। तो ये क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं जिन्हें हमें लिखना होता है, ठीक है। सभी में लिखते हैं, चाहे हमें किसी को पैसा देना हो या हमें किसी से पैसा लेना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कोई भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैसा लगाते हैं उसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया बस हमने बिना पैसों के स्टार्ट कर दिया। हमें कोई शॉप भी खरीदनी होगी ना, तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा। जब हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं, जैसे मैंने शर्ट्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसमें पैसा लगाया, तो जब मैं ये पैसा लगाऊंगी तो इसे मैं क्या कहूँगी, इसे मैं कहूँगी कैपिटल, ठीक है। इसे मैं क्या कहूँगी, कैपिटल कहूँगी। तो बस ये कैपिटल मैंने लगा दी कहाँ पर, बिजनेस में, तो ये क्या हो गई, मेरी कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है ड्राइंग। देखो हम कई वो बार ऐसा होता है बिजनेस में पैसा लगाते हैं, सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस सबमिट करनी थी, तो मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो मैंने क्या करा, उस पैसे को निकाल लिया। तो जब मैं बिजनेस से कोई पैसा निकाल लेती हूँ तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्राइंग। हमेशा ड्राइंग को भी ड्राइंग अकाउंट करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ड्राइंग अकाउंट करके लिखा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है आहरण,
ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे आहरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, देखो दो तरह की लाइबिलिटी बताई गई है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वह लाइबिलिटी होती है जिन्हें 12 मंथ के बाद चुकाना होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लाइबिलिटी होती क्या है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस के लिए मैंने लोन लिया है, किससे, बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या मेरे किसी फ्रेंड से। ठीक है, जब मैंने किसी फ्रेंड से लिया है तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया क्योंकि मुझे उसे पैसा देना होगा। जब मैंने उससे लोन लिया है तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं अपने पास का पैसा जो मैंने उससे लिया है उस पैसे को मैं चुकाऊं। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे पैसा दिया है तो मैं लेके और भूल जाऊं, नहीं, ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं उस पैसे को चुकाऊं। तो यहाँ पर दो तरह की लाइबिलिटी बताई गई है, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है जिसे 12 महीने के बाद चुकाना होता है। जैसे बैंक होता है, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वो हमेशा 5 साल 10 साल के लिए लिया जाता है, मतलब 12 मंथ के बाद चुकाना होता है, लंबे समय के लिए लिया जाता है। और करंट लाइबिलिटी वह लाइबिलिटी होती है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, उससे मैंने पैसा ले लिया, उससे मैंने बोला मैं तुझे 2 महीने बाद वापस दे दूंगा, तो वो होती है जिसे हमें 12 मंथ के अंदर चुकाना होता है। ठीक है ना, वह लाइबिलिटी जिसे मुझे 12 महीने के अंदर चुकाना होता है उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, अब आ गए नेक्स्ट किस पे, एसेट्स पे। एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी और एसेट्स का बड़ा अच्छा माहौल है क्लास 11th में। देखो एसेट्स वो होती हैं जो हमारी खुद की हैं, ठीक है, हमारे पास रहती है, जैसे लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, फर्नीचर हुआ, टेबल हुआ, ये सब क्या है, ये हमारी एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स जो होती है ना बच्चों, दो तरह की हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये एसेट्स दो तरह की हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिन्हें मैं छू सकती हूँ, जैसे लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, फर्नीचर हुए, स्टॉक हुए, डेटर्स हुए, ये सब क्या हो गए, ऐसी एसेट्स जिन्हें मैं छू सकती हूँ। पर ऐसी कुछ एसेट्स होती है जिन्हें मैं छू नहीं सकती, जैसे हमारे बिजनेस की गुडविल, ठीक है, हमारे बिजनेस का ट्रेडमार्क, हमारा कॉपीराइट, ये सब जो हमारी एसेट्स हैं ये हमारे बिजनेस की हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते। तो ये कौन सी हो जाती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब यहाँ एसेट्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है ना, नॉन करंट एसेट्स वह एसेट्स होती हैं जो हमारे पास लंबे समय तक रहती हैं और लंबे समय तक हमें उन्हें सेल करने का कोई मूड नहीं होता है। जैसे हमने कोई लैंड ली, आज मैंने लैंड ली है तो क्या मैं उसे कल सेल कर दूंगी, नहीं करूंगी ना। तो वो मेरी क्या है, लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स है, लंबे समय तक चलने वाली एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। वही चीज़ इसमें बताई है, नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ऐसा तो नहीं होता कि मैंने आज खरीदा और कल बेच दिया, तो ये मेरे लंबे समय तक मेरे पास रहेगी। इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स होती है, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है, ऐसी एसेट्स जो मेरे पास बहुत कम समय के लिए रहती है। सपोज मैंने शर्ट बनाने हैं, ठीक है ना, मेरा बिजनेस में अभी तक वही बताती हुई आ रही हूँ कि शर्ट्स बनाने का बिजनेस है, मुझे शर्ट्स बनाने हैं। अब मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा तो वो गुड्स के रूप में मेरे पास आ गया। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये मेरे पास रहेगा, ये मेरी एसेट्स है, पर क्या ये लंबे समय तक मेरे पास रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं उससे शर्ट्स बनाऊंगी और सेल कर दूंगी। तो ये जो एसेट्स हैं बहुत कम समय के लिए रहती हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी होती हैं जो रहती तो हमारा खर्चा है लेकिन उन्हें एसेट्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट हमेशा हमें पे करना पड़ता है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट जब तक टीवी पर दिखाई देता है जब तक हमें उसका पेमेंट करना होता है, या सोशल मीडिया पर रहता है तब तक हमें पेमेंट करना होता है, लेकिन उससे हमारे बिजनेस को ही फायदा हो रहा होता है ना। तो ये क्या हो गई, हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, लेकिन इन्हें हमेशा कहाँ लिखा जाता है, इन्हें हमेशा एक्सपेंडिचर के रूप में फिक्टिशियस एसेट्स के लिए लिखा जाता है। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट, रिसीप्ट्स।
ठीक है ना। अ रिसीप्ट इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रांसफर टू समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम द पार्टी वन पार्टी टू अनदर। दीज नॉर्मली गिवन टू द कस्टमर्स बाय वेंडर एंड सर्विस प्रोवाइडर। रिसीप्ट आर आल्सो गिवन अ बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जैसे मेरी शर्ट्स बनाने की दुकान है, मेरे पास कोई शर्ट्स खरीदने आया, ठीक है, मेरी अपनी मतलब मैं शर्ट्स बनाती हूँ, बिजनेस है मेरा और मेरी खुद की शॉप भी है, मैं वहाँ पर वो शर्ट सेल करती हूँ। अब मेरे पास आया कोई भी कस्टमर, तो मैं क्या करूँगी, जब शर्ट सेल करूँगी तो मैं एक रिसिप्ट तो उसे दूंगी और उसी के नीचे कार्बन लगाकर एक रिसिप्ट मेरे पास रखूँगी, ठीक है ना। तो ये रिसिप्ट किसके द्वारा किसको दी जाती है, जो बेचने वाला है उसके द्वारा खरीदने वाले को दी जाती है, तो ये कहलाती है रिसिप्ट। ये दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इट इज अ अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ बिजनेस। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब यह है कि जब हम कोई सामान को बेचते हैं या हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब रेवेन्यू रिसिप्ट दी जाती है कि भैया आपने हमें पैसा दिया है तो ये लो रसीद। आप भी ट्यूशन कोचिंग जाते होगे, जब फी पे करते होगे तो आपको रसीद मिलती होगी वहां से, तो वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। नेक्स्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या होती है ना, जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, या बिजनेस को सेल किया जाता है या बिजनेस की कोई मशीनरी या फर्नीचर को सेल किया जाता है, तब ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, ठीक है, क्योंकि बड़े लेवल पर काम हो रहा है। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रिफर टू द पेमेंट मेड और द लायबिलिटी इनकर्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी या मैंने कोई फर्नीचर खरीदा या मैंने कोई लैंड खरीदी, तो उसको खरीदने में जब मैंने पैसा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि आपने कुछ बड़ी चीज परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, फर्नीचर परचेज किया, इससे हमें जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें इसे शो करना होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड और द लायबिलिटी इनकर्ड टू परचेजिंग गुड्स और सर्विस टेकन टू अर्न रेवेन्यू। मतलब मैंने शर्ट्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे उससे रेवेन्यू अर्न करना है, तो मैंने कुछ सामान खरीदा, क्लॉथ खरीदे ताकि मैं उसको शर्ट्स को बनाऊं और फिर मैं क्या करूं, सेल करूं, तो ये है तो मेरा एक्सपेंडिचर, लेकिन इससे मुझे बाद में रेवेन्यू अर्न होगा, तो ये क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे किसी को सैलरी प्रोवाइड करना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, ये सब हैं खर्चे, लेकिन बाद में मुझे इनसे रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने बताया, एडवर्टाइजमेंट, हमेशा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जब भी नाम लिया जाए तो आप एडवर्टाइजमेंट को समझ लेना, जो है तो हमारा खर्चा लेकिन इससे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है। मैं मेरा यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मैं इसके लिए ऐड लगाती हूँ, मेरा खर्चा होता है, लेकिन जब ऐड लोगों तक पहुँचते हैं, वो मेरे चैनल तक आते हैं, तो ये मेरे लिए बेनिफिट की बात है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिन्हें हम एडवांस में पेड कर देते हैं। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में मेरा बिजनेस चलाती हूँ उसका रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, प्रीपेड दे दिया, पहले दे दिया, या किसी एम्प्लॉय को सैलरी की नीड थी, उसने बोला कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी मुझे इस मंथ दे दो, तो मैंने उसको सैलरी अगले महीने की इसी मंथ दे दी, तो ये क्या हो गया, मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि ये मुझे देना है पर मैंने अभी तक दी नहीं है। जैसे मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देना है पर मैंने बोला कि नहीं यार, इस मंथ थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं है, अगले मंथ तुम ये सैलरी ले लेना, या मेरा जो मकान मालिक है उसे मुझे रेंट पेड करना था, मैंने उसे इस मंथ का रेंट पेड नहीं किया, हमने कहा कि आप अगले महीने 2 मंथ का रेंट ले लेना, तो ये क्या हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकम। इनकम मतलब हमने कोई सामान बनाया, उस सामान को बनाने के बाद उसे बेचा, तो उसको बेचने से जो हमें पैसा मिला वो इनकम कहलाती है, लेकिन उसमें से कॉस्ट को हटा दिया जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैंने 15,000 रुपये लगा के एक गुड्स बनाया, उसे 21,000 में सेल कर दिया, तो अब 15,000 तो बनाने में लग गए, 21,000 में सेल कर दिया, तो क्या पूरा 21,000 मेरा प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि 15,000 में मैंने उसे बनाया, तो मेरा जो प्रॉफिट है या मेरी जो इनकम है वो कितनी है, 6,000 रुपये। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट।
प्रॉफिट वो इनकम थी, अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइजेस बाय अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल, a plot was purchased 50,000, 3 years later it was sold in 1,50,000, so profit is 1 lakh। समझ गए? वहाँ पर छोटी चीज़ों से मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे थे उससे जो पैसा जनरेट हो रहा था उसे इनकम कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कह रहे हैं जब हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी और जिसे कुछ समय बाद हमने सेल किया और उससे जो हमें रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट हुआ वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है ना? फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू over the direct expenses, and net profit access to total revenue other income over the total expenses। तो दो तरीके के होते हैं, अभी सिर्फ आप छोटे से रूप में समझ लो, फिर हम आगे जब पढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है? उसके बाद है गेन, अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस। देखो क्या होता है, कभी कभी सडनली हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। हमारी कोई फिक्स्ड एसेट रखी थी, हमने सोचा था ये जैसे मेरी चेयर पड़ी हुई है, मैंने सोचा था इसे मैं सेल करूंगी तो मुझे 5,000 मिलेंगे, लेकिन वो मुझे 10,000 मिल गए, तो वो सडनली मेरे पास क्या हो गया, 5,000 का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया। तो वही चीज़ जो सडनली हो जाती है उससे जो हमें पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं, गेन। लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब यही होता है कि जैसे मैंने फ़ोन खरीदा था 20,000 का, लेकिन 1 साल बाद उसे बेचा तो 12,000 में गया, तो मुझे 8,000 का नुकसान होगा। ये तो आपको पता ही होगा, इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है परचेज, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, चाहे उसको बना के बेचने के लिए हो, ठीक है, जैसे शर्ट्स के क्लॉथ खरीदे या हमने बिल्डिंग खरीदी या कुछ भी ऐसा चीज़ जो खरीदी, उसे कहते हैं परचेज अकाउंट लिख देना। ठीक है? नेक्स्ट होता है परचेज रिटर्न, जब हम कोई चीज़ खरीद के उसे वापस कर देते हैं तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। फिर आती है सेल्स, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो उसमें सेल्स आता है, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स इंक्लूड है। कैश मतलब सामान कैश में बेच देना या सामान उधार में बेच देना, मतलब हमने उसको सामान दिया, उसने कहा हम इसका पैसा कल देंगे, तो ये क्या हो गई, क्रेडिट सेल हो गई। उसी तरह सेल रिटर्न होती है, उसने सामान हमने उसे बेचा था, 2 दिन बाद आके उसने हमें वापस कर दिया, बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए ये सामान, तो ये क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। अब है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट प्रोड्यूसर रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द सेल ऑफ गुड्स इज एज एन रेवेन्यू। ठीक है? जैसे मैंने शर्ट्स बनाई थी, उसको बेचने के बाद मेरे पास जो पैसा आया उसे रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू मीन्स सेल्स रेवेन्यू, इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम द सेल्स टू गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट प्रिविलेजेस प्राइस इन अ मार्केट, मतलब जब हमने उसे मार्केट में सेल किया और उससे जो हमें पैसा मिला वो क्या कहला गया, रेवेन्यू कहला गया। नेक्स्ट क्या है, गुड्स। गुड्स का मतलब है गुड्स परचेज फॉर रीसेल, वही मैंने बताया शर्ट्स बनाना है, तो शर्ट्स बनाने के लिए जब मैंने क्लॉथ खरीदा तो वो क्या हुआ, मेरे लिए गुड्स हुआ, क्योंकि उससे मुझे प्रोडक्ट अपना शर्ट्स बनाकर सेल कर देने हैं। फिर आ गया स्टॉक। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब जैसे मेरा अकाउंटिंग ईयर, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप बिजनेस में अब की बात करेंगे तो अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च पर। ठीक है? ये मेरा अकाउंटिंग ईयर होता है। इस अकाउंटिंग ईयर में कभी कभी जब मैं पूरा हिसाब किताब कर रही होती हूँ तो कुछ सामान मेरे बिजनेस में पड़ा रह जाता है, तो ये सामान क्या कहलाता है, जब मैं आखिरी में एंट्री कर रही हूँ, ठीक है ना, जैसे 2020 का मेरा 1 अप्रैल है, ठीक है, सॉरी 31 मार्च है। अब जब मैं ये पूरा अपना अकाउंटिंग एंट्री, मतलब क्या होता है, साल भर में मैंने जो भी खर्चा किया है उसकी एंट्री कर रही हूँ, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास बचा हुआ है। लेकिन जब मैं 2021 में आ गई 1 अप्रैल को, तो मेरे पास जो ये क्लोजिंग स्टॉक था ये यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि वो क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। ठीक है? डेटर्स कौन होते हैं, अ पर्सन और अ एंटिटी हुम अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है ना? डेटर्स कौन होते हैं, जो हमें पैसा देता है, वो हमारा डेटर्स है।
उससे हमें पैसा मिलेगा, वो डेटर्स, देने वाला डेटर्स। ठीक है, ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स में। ये बी है ना साइलेंट होता है, डेप्टर्स नहीं बोलते, डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिल रिसीवेबल। हमें किसी से पैसा लेना था पर उसने हमें एक बिल थमा दिया कि ये बिल रखो, 2 महीने बाद मैं तुम्हें पैसे देने आ जाऊंगा। तो हमारे पास एक सेफ्टी के तौर पे बिल है, उसका सिग्नेचर करा हुआ कि ये हमें पैसा देगा, तो वो क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। इसी तरह क्रेडिटर्स है, जिसे हमें पैसा देना है वो क्रेडिटर। बिल पेबल, हमें किसी को पेमेंट करना है तो हमने क्या किया, उसे एक बिल थमा दिया कि 2 महीने बाद आएंगे तब पेमेंट करेंगे, तुम भरोसा रखो। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है, शर्ट्स को बनाने में मुझे एक शर्ट को बनाने में 800 रुपीज़ लग गए, सारा खर्चा वर्चा मिला के 800 लग गए, तो क्या मैं 800 में शर्ट बेच दूंगी? नहीं, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट तो रखूंगी ना। हो सकता है मैं 1000 में बेचूं, हो सकता है मैं 1500 में बेचूं, तो पर जो बनाने में कॉस्ट आई है वो कितनी है, 800 है। ठीक है, वाउचर। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट फ्लो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू एविडेंस दैट इफेक्ट इज ऑल्सो एस्टेब्लिश। देखो, अभी हम जब पढ़ेंगे ना तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर का भी एक चैप्टर है, उसे समझेंगे। ये क्या होता है ना, इस वाउचर के थ्रू ही हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो जो हम उसको रिसीप्ट देते हैं, उसकी कार्बन कॉपी एक हमारे पास होती है, वो कॉपी, उस कॉपी के थ्रू ही हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, क्योंकि जिसने सामान लिया वो पर्चा लेके चला गया, रिसीप्ट लेके चला गया, लेकिन हमारे पास भी तो एक वाउचर होना चाहिए ना। उस वाउचर के थ्रू हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल में एंट्री करते हैं, उसे वाउचर कहते हैं। डिस्काउंट, 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, 3 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट बना के सेल किया जाता है, किसको, जो बेचता है सामान को, उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मैं शर्ट्स बनाती हूँ, मेरी कंपनी शर्ट्स बनाने की है, लेकिन मैं डायरेक्ट सेल नहीं करती, मैं किसी और को देती हूँ। अब वो मेरे साथ बहुत बड़ी मात्रा में मेरे शर्ट्स खरीदता है, वो कहता है आप मुझे डिस्काउंट दो, मैं इतने सारे शर्ट्स ले रहा हूँ। तो जब मैं उसे ये डिस्काउंट देती हूँ तब क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जो कंज्यूमर को या कस्टमर को दिया होता है। आप देखते हैं ना 20% ऑफ, 50% ऑफ, जो हमारे लिए होता है, जो खरीदता है, वो होता है कैश डिस्काउंट। और नेक्स्ट होता है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कहीं से फटा हुआ है, टूटा हुआ है, इतने अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उसे कम प्राइस में सेल किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं, रिबेट कहते हैं। ठीक है ना, उसकी क्वालिटी पुअर होती है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स का क्या मतलब होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि हमें किसी से पैसा लेना है, लेकिन वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, उसने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारा तो पैसा डूब गया ना, तो उस डूबे हुए पैसे को मैं बैड डेब्ट्स कहती हूँ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब ये होता है जितना मैंने खर्चा किया है और क्या उतनी ही मेरी इनकम हुई है। तो बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है, और दोनों तरफ का टोटल बराबर आना होता है। पूरे 11 के बच्चे बैलेंस शीट मैच करने में ही पागल हो जाते हैं, तो वही होती है बैलेंस शीट। उसके बाद होती है बुक वैल्यू, विच आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। देखो, बुक वैल्यू, मैंने एक बाइक खरीदी, उस बाइक की वैल्यू थी 90,000, 5 साल बाद क्या उस बाइक की वैल्यू 90,000 रहेगी? नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कमी आएगी, लेकिन बुक वैल्यू उसकी 90,000 ही कहलाएगी। जो कमी आती है ना बच्चों, उससे अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जब किसी भी एसिड्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सामान बेचा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, देखो क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा क्रेडिट और डेबिट का, जब भी कोई अकाउंट बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अभी बहुत छोटे से रूप में आपको बता रही हूँ, टी शेप में बनाया जाता है। ठीक है ना, टी शेप होता है, हमेशा बोलते हैं कि जो अकाउंट होता है वो ऐसा टी शेप होता है। टी हो गया ना ये। अब यहाँ पर क्या होता है, हमेशा इस साइड आता है डेबिट, इस साइड होता है क्रेडिट। ठीक है ना, अब डेबिट साइड क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेबिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो हमें रिसीव हो रही हैं, और क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो हमें पेमेंट हो रही है। तो वही बताया गया है डेबिट एंड क्रेडिट। शॉर्टकट तो मैंने बता ही दिया। डेप्रिसिएशन भी मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है ना, लैंड हुआ, इनकी वैल्यू तो इंक्रीज होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जैसे फर्नीचर हुआ, चेयर हुई,
या हमारी गाड़ी हुई, कार हुई, मोबाइल फ़ोन हुए, इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उन्हें क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बाद होता है एंटिटी। देखो हमेशा बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग समझना चाहिए, ये दोनों एक नहीं होते हैं। बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन जो उसमें पैसा लगा रहा है वो अलग है। तो बिजनेस को हमेशा एंटिटी माना गया है, ठीक है ना। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, मारुति, ठीक है, मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया तो मैं अलग हूँ और मेरा चैनल अलग है, ठीक है ना। तो ये एक एंटिटी है। एंट्री जैसा मैंने बताया कि हमेशा जनरल में एंट्री की जाती है और लेजर में पोस्टिंग की जाती है। इंसॉल्वेंट कौन होते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनका पैसा डूब जाता है, उन्हें दिवालिया कहते हैं। वो किसी का भी पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं। प्रोप्राइटर जो बिजनेस का मालिक होता है, ओनर होता है, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। और लास्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। जब भी हम जनरल में एंट्री करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे जितने भी खर्चे हैं और जितने भी हमारी इनकम है वो प्रॉपर सही हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो बच्चों आज मैंने देखो पूरी आपको बिजनेस एंटिटी एक ही वीडियो में समझा दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं टाइम लगाऊं और आपका समय बर्बाद करूं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हमें जल्दी ही कंप्लीट करना है। तो मेरे साथ अगला चैप्टर पढ़ने के लिए जुड़े रहें।